हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि नोट्स किस तरह से बनाना है। ये एक ऐसा इशू है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं, भले ही वो हमारे प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स हों या सब्सटैंटिव सब्जेक्ट्स हों, कुछ छोटे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो उनकी नोट मेकिंग कैसे करें। यहाँ पर आज के सेशन में मैं आपको कुछ बातें ऐसी भी बताऊंगा जो शायद नहीं लगे, बट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एंड यस, आज ही एक बहुत अच्छी न्यूज भी आई है हमारे पास कि गुजरात की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। बस ये बताया अभी कि नोटिफिकेशन में वैकेंसी कितनी है। बाकी डिटेल्स जो है वो डेफिनेटली अगले कुछ दिनों में आनी चाहिए। काफी कुछ डिपेंड करेगा कोविड पे भी, बट हाँ, फॉर्म फिलिंग का जो है वो पूरा चालू हो जाएगा। एंड देन हमारे पास अच्छी खासी वैकेंसीज गुजरात की भी होंगी। उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आएगा जल्दी ही, जो आप देख सकते हैं एंड जो आपको हेल्प करेगा गुजरात के बारे में जानने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एम ऑफ नोट्स एंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अगर हम एम ऑफ नोट्स की बात करें तो समझिएगा एक बात बहुत अच्छे से कि हमारा जो नोट्स बनाने का एम होना चाहिए, जो मकसद होना चाहिए, वो खुद का काम आसान करने का होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं कि मैं क्लास नोट्स अलग कॉपी में बनाऊंगा, फिर मैं जो पढ़ूंगा मैं वो एक अलग कॉपी में बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं प्री के नोट्स एक अलग कॉपी में बनाऊंगा, और फिर उसके बाद जब मैं आंसर राइटिंग करूंगा तो फिर तो वो एक अलग कॉपी में बनाऊंगा। यहाँ पे आप 4 बार मेहनत कर रहे हो वही चीज के लिए जो आप एक या 2 बार में बहुत आराम से कर सकते हो। डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा, बट जो वो टाइम ले रहा है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं कम से कम मेहनत में, या जो ज्यादा फ्रूटफुल हो। सेम ही चीज 10 बार लिखने का कोई सेंस नहीं बनाएगी। अनटिल अनलेस हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अलग चीज है, अदरवाइज वो उतना सेंस नहीं बनाएगी। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा या सब कुछ नहीं लिखना है। मुझे सब कुछ नहीं लिखना है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स समझे तो मेन प्रॉब्लम ये है कि एक तो सेक्शंस बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली यू विल सी देयर आर वास्ट नंबर ऑफ सेक्शंस, राइट। सेक्शंस बहुत ज्यादा है। अगर हम सीआरपीसी ले ले तो 484 सेक्शंस, आईपीसी ले ले तो 511, राइट। अब इसमें दो में डिवाइड कर सकते हैं इसको भी। एक हो गया हमारा सब्सटैंटिव का, और एक हो गया हमारा प्रोसीजरल का। सो सब्सटैंटिव सब्जेक्ट्स एंड प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स। प्रोसीजर में मेन हमारे सीपीसी सीआरपीसी है, थोड़ा बहुत एविडेंस है, राइट। सब्सटैंटिव में मेजर भी, आज मेजर अच्छे खासे आईपीसी हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्ट्स है, टीपीए है। तो सब्जेक्ट्स काफी सारे। अब इनके नोट मेकिंग कैसे करें, इसमें आप ध्यान रखना कि आप बहुत ज्यादा काम ना करते हुए काम कम करो और उसका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। अब वो कैसे करने वाले हो, आप जो भी क्लास में पढ़ते हो, जहां पर भी पढ़ते हो, आप डेफिनेटली क्लास नोट्स बनाते होगे, रनिंग नोट्स बनाते होगे, राइट। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आप साथ में बेरैक्ट हमेशा लेके बैठो। बेरैक्ट जो है वो आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। बेरैक्ट ही है जो प्रीलिम्स में नैया पार लगाने वाला है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो पूरा मोर्चा, जो पूरा मुद्दा है, जो पूरा मसला है, वो हमारा बेरैक्ट ही पार लगाएगा अलोंग विथ केस लॉस। तो यहां पर आप बेरैक्ट में ध्यान रखेंगे कि आप बेरैक्ट को कुछ इस तरह से बना लो कि जब आप बेरैक्ट करने बैठो या जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करो तो आपको सिर्फ एक ही जगह जाना पड़े, दैट इज योर बेरैक्ट। मैं अलग से नोट कॉपी नहीं बनाई है, मैंने अलग से कॉपी नहीं बनाई है जहां पर मैंने बेरैक्ट के प्रोविजंस लिख के रखे हैं कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ूंगा। फिर उसके बाद मैंने एक और कॉपी बनाई है, प्रीलिम्स के लिए ही बनाई है, जहां पर मैंने केस लॉस लिखे। मैं सिर्फ अपना काम बढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं। मुझे क्या करना है, मैं बेरैक्ट में ही कलर कोडिंग कर सकता हूं। एक और तरीका है ये कि आप कलर कोडिंग यूज कर सकते हो। 2 या 3 कलर जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। अदरवाइज मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आप सेक्शन के साइड में लिख लो कि वो किस टाइप का सेक्शन है, वो किस जगह पूछा जाता है। एक तो ये, और क्या वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है
या वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो भी सेक्शन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्री के लिए अपने आप ही हो जाएगा। और कई सारे सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें सिर्फ प्री के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अगर आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 160 से लेकर 298 तक आपको प्रीलिम्स की ही अप्रोच रखनी होती है, मेंस की अप्रोच की जरूरत नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको हेल्प करेगा अपने सेक्शंस कम करने के लिए, वरना हम सेम ही चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने लगेंगे। राइट, तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये हमेशा से ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है प्रिपरेशन का। ठीक है, तो कलर कोडिंग के द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं खुद के लिए, इंडिकेशन के लिए हेल्प करेगा कि वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, इसके बाद आप जब भी पढ़े, केस लॉज भी आने वाले प्रीलिम्स में, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, आईपीसी की या टीपीए की, तो वहां पर केस लॉज की अच्छी खासी वैल्यू होती है, एविडेंस की। प्रोसीजर लॉ में केस लॉज कम ही आते हैं प्री में, सब्सटैंटिव लॉ में अच्छे खासे आते हैं। राइट, तो आप बेराक्ट में ही वहां पर केस लॉ लिख लो। आप चाहो तो कुछ पेज अटैच कर सकते हो, वहां पर एक नोट अटैच कर सकते हो, ताकि आप वहीं पर केस लॉज भी लिख लो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ये हमसे प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं। क्या बेरैक में मैं कलर कोडिंग करूंगा, मैं देखूंगा, मैं वहां पर लिख दूंगा क्या वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केस लॉज भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहीं पर लिख दूं, पूरा पूरा केस लॉ फैक्ट्स के साथ नहीं लिखना है, सिर्फ उसका रेशो, जो मेरी हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो ये हमें काम कर लेना है, इससे हमारा प्रीलिम्स की बात सेट हो जाएगी। अब हम आएंगे अगर मेंस में। फाइन, आपका जो पूरा नोट मेकिंग का मकसद होता है ना, वो पूरा सिर्फ मेंस निकालने के लिए ज्यादातर होता है, क्योंकि प्री तो हम बेरैक से भी निकाल सकते हैं, मेंस ही वो एग्जामिनेशन है। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो जब हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें प्रिपेयर कुछ इस तरह से करना है, भली वो नोट मेकिंग के थ्रू हो, भली वो आंसर राइटिंग के थ्रू हो, कि हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए और अच्छे से अच्छा कवर कर पाए। राइट, तो आप यहां पे जब क्लास नोट्स अपने बना रहे हैं तो मेक श्योर अच्छा जो आपके क्लास नोट्स होंगे ना वो आपके प्री में हेल्प करेंगे। जब भी आपको सेक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है या आप पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसमें रनिंग नोट्स बना लो कि उसका सार क्या है, सो दैट अगर कभी हम बीच में भटक जाए, कभी हम वापस सेक्शन पे आ रहे हैं, हमें लैंग्वेज समझ में ना आए, तो वहां पर हेल्प कर देगा। तो वो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करने वाला है। अब आप क्लास नोट्स बनाओ। इसके बाद ये एक थोड़ी नई चीज आप सुने होगे, बहुत कम जगह चीज सुनी होगी आपने, आंसर राइटिंग पे फोकस करो। आंसर राइटिंग वो हथियार है ना जो बेड़ा पार करने वाला है। इसके बिना कितना ही नोट मेकिंग कर लो, कुछ बात नहीं बनेगी जब तक आंसर राइटिंग नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस में आंसर राइटिंग की जो कला है, जो आर्ट है, वो काम आने वाला है। राइट, अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, फिर मैं सब्सटैंटिव और प्रोसीजर में भी आऊंगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग आपको करना ही करना है। आप जब क्लास नोट्स बनाओ, जो भी आप सेक्शन पढ़ रहे हो, मान लो अगर आपने आज पढ़ा है 34 के बारे में, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, तो कोशिश करो कि आज यहां पर आप जो भी स्टेट टारगेट कर रहे हो, एक चीज की क्लैरिटी होना जरूरी है जब भी आप पढ़ रहे हो कि आप कौन से स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो। आपके जो नोट्स हैं, आपके जो आंसर्स हैं, वो काफी इस चीज पे भी डिपेंड करेंगे, इस एस्पेक्ट पे भी डिपेंड करेंगे कि आप कौन से स्टेट को टारगेट कर रहे हो। राइट, क्यों? क्योंकि आप उसी तरह के प्रश्नों को अटेम्प्ट करोगे। अगर मैं दिल्ली को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, दिल्ली का पेपर अटेम्प्ट करने वाला हूं, तो मुझे पता है कि मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। वहीं जब मैं एमपी की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो मेरी अप्रोच अलग हो जाएगी। एंड मेरे जो नोट्स हैं, मेरे जो आंसर राइटिंग है, वो पूरा पूरा इसी बात पे डिपेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास नोट्स बनाओगे तो ये तो आपको हेल्प करेंगे प्री में, और मेंस में भी समझने में हेल्प करेंगे। इसके बाद जो भी आप टॉपिक पढ़ो, ये याद रखना, ये बात गांठ बांट लो, मान लो भले अभी स्टार्ट कर रहे हो या प्रिपरेशन के बीच में हो, खत्म कर दिया, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज फिर से वापस आओ और एक बार आंसर राइटिंग चालू कर दो। एक बहुत बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो यही करते हैं
कि क्यों ना मैं पहले पूरा पढ़ लूं, मैं पहले पूरा बैराक समझ लेता हूं, उसके बाद आंसर राइटिंग कर लूंगा, क्या जरूरत है अभी करने की। या मैं अभी पूरा बैराक कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं कमेंट्री बुक भी पढ़ लूंगा, एक बार नोट कर लेता हूं सब कुछ, हाईलाइट कर लेता हूं सब कुछ, फिर उसके बाद क्यों ना मैं नोट मेकिंग कर लूं। करोगे, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो वो चीज आपके दिमाग में फ्रेश रहती है, एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स यू, क्लास की बातें भी याद आएंगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो हो सकता है आप अगले 1 महीने में मिस कर दो, क्योंकि अगर 1 महीने तक वो चीज कहीं लिखी नहीं है तो वो डेफिनेटली भूल जाओगे आप, ये फैक्ट है, राइट। तो आंसर राइटिंग करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो रोज, अगर वो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप एक मेंस की बुक ले लो, अनसॉल्व लेने की कोशिश करना, उसमें से क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करने लगो। क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व कर लो, उसका एक बढ़िया सा आंसर बना लो। अभी ये थोड़ा मेहनत का काम है, हाँ, हम क्लास नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, एक बार जब प्री निकल जाएगा ना, फिर जो टाइम मिलेगा, अभी तो खैर कोविड की वजह से काफी लंबा ब्रेक मिल रहा है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। मान के चलो 2 महीने के अंदर अंदर आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो जाता है। अब वो 2 महीने के अंदर हमें सारे सब्जेक्ट्स का भी पढ़ना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हमें जजमेंट राइटिंग भी करनी है, हमें ट्रांसलेशन भी करना है, तो बहुत सारा बर्डन आ जाएगा। अगर आप आंसर राइटिंग वाला पार्ट पहले कर लो ना, अगर आपको वो पहले से ही रेडी हो, और बाद में आपको सिर्फ रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा एक बार प्रैक्टिस, क्योंकि जब मेंस निकल जाएगा, जब मेंस पहुंच जाओगे, मेंस का एग्जाम देना होगा, तो पहले तो आपको आंसर बनाना पड़ेगा। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे, आप उनके आंसर्स बनाओगे, और फिर आप एक बार या 2 बार प्रैक्टिस करोगे। अगर आपके आंसर्स बने हुए हैं, कीपिंग इन माइंड कि आप कौन सा स्टेट टारगेट कर रहे हो, तो बाद में आपका काम रिवीजन का ज्यादा रहेगा। आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, और चाहो तो एक आध बार लिख लो, काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बने बनाए आंसर्स मिल जाएंगे, आपके खुद बनाए होंगे, आपने पढ़े हुए होंगे। फिर आपको लिखने वाली मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आप आंसर राइटिंग करोगे, आप क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट लोगे, लेकिन आपके आंसर्स बनोगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। अगर हम बात करें प्रीलिम्स का, जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स के लिए आपको पूरा पूरा बेराट पे रिलाई कर सकते हो। बेराट प्लस जजमेंट्स। अब जजमेंट्स में आपके दोनों तरह के जजमेंट आएंगे, यहां पर आपके लैंडमार्क जजमेंट्स भी होंगे, एंड यस करंट के भी जजमेंट्स होंगे। जो पिछले 2 साल के जजमेंट्स हुए होंगे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वही आने वाले हैं, उससे पार नहीं जाते, उससे ऊपर नहीं जाते। तो लैंडमार्क सबसे इंपॉर्टेंट, और करंट के जो जजमेंट्स है वो भी काम आएंगे। ये सब आप कोशिश करो कि बैराक में लिख लो, और डेफिनेटली जगह कम पड़ेगी तो आप उसमें नोट अटैच कर सकते हो, जो स्टिकी नोट्स आते हैं ना, चाहो तो वो लगा लो। तो आपका जो बेयर एक्ट है ना, वो एकदम संपन्न हो जाएगा। सिर्फ जब भी मुझे प्री के लिए प्रिपेयर करना है, सीधा मैं बेयर एक्ट उठाऊंगा, वहीं से मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी, एंड कवर टू कवर पढ़ लूंगा। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा मेन से रिलेटेड टॉपिक है, कौन सा प्री से रिलेटेड टॉपिक है, बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ये हर उस व्यक्ति के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहा है, जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया, वो चाहे तो एक बार फिर से जब रिवीजन करें तो इस चीज को, इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। अदरवाइज जो भी व्यक्ति प्रिपेयर कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आप कर रहे हो पढ़ाई बैराक से, तो आप उसी के साथ जजमेंट लिखते जाओ। सेम काम या सेम चीज जो एक बार में हो सकती है, उसको 2 या 3 बार के लिए मत टालो, कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है, और डबल ट्रिपल मेहनत करने का कोई सेंस नहीं है। काम कम करो, वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, उससे आउटकम ज्यादा अच्छा आना चाहिए। तो बैराक से मेरा पूरी तरीके से प्री कवर हो जाना चाहिए, राइट। अब जब मैं बात करता हूं, यहां पर मेंस हमने थोड़ा सा डील कर लिया है, यहां पर आप 2 तरह के सब्जेक्ट्स देखोगे, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल। अब प्रोसीजरल के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप चार्ट मेकिंग करो। जब आप आंसर राइटिंग भी करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा, राइट। अगर मैं बात करूं सीआरपीसी में 164 की या 167 की, अच्छे लंबे तगड़े सेक्शंस है। अगर मुझे मेंस में जब ये लिखना होगा, तो मुझे जरूरी होगा कि मुझे हर प्रोवाइसो याद हो, हर सबसेक्शन याद हो। आसान काम बिल्कुल नहीं है। अगर मैं चार्ट बनाऊंगा,
या पॉइंटर्स के फॉर्म में। अब सबका अपना अपना तरीका होता है, आप चाहो तो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, उस तरह से लिख सकते हो जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। तो कुछ लोग होते हैं जिनको पॉइंटर्स से हो जाता है काम, मल्टीपल टाइम जो पॉइंटर्स लिखे उनको याद हो जाता है, ये कर सकते हो। या तो चार्ट बना सकते हो, राइट, कि एक गोला बीच में बना लिया और फिर उसके चार पांच ब्रांचेस, जो भी उसके एसेंशियल्स है या जो भी उसके सब सेक्शंस है, उस तरह से आप कर सकते हो। ये आपकी मर्जी होगी प्रोसीजरल के लिए, क्योंकि प्रोसीजर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर आपको प्रोवाइसो या सेक्शन आना जरूरी है। जब हम बात करते हैं सब्सटैंटिव की, तो यहां पर अच्छा, क्योंकि प्रोसीजर में केस लॉज रिलेटिवली कम ही होते हैं, सब्सटैंटिव में हमें बहुत हेल्प हो जाती है केस लॉज से। और जब भी कुछ आएगा तो हमें उसके एसेंशियल्स भी लिखने होंगे। अब एसेंशियल्स के लिए आप चाहो तो अगेन आप चार्ट बना सकते हो, ठीक है। ये सारा काम ना आप आंसर राइटिंग में कर सकते हो, ठीक, क्योंकि आप जिनके लिए भी एसेंशियल्स लिखोगे वो सारे उस प्रकार के प्रश्न होंगे जो कभी ना कभी आपके स्टेट जुडिशरी में पूछे गए होंगे, राइट। तो आप उनकी आंसर राइटिंग करोगे, तो जब आंसर राइटिंग करो तो आप चाहो तो वहीं पर चार्ट बना सकते हो, या अलग से किसी कॉपी में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो मेन से रिलेटेड है उनके चार्ट बना सकते हो अलग अलग सेक्शंस की। ये आपको हेल्प करेगा, राइट। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक आपको चार्ट बना के भी दे दूं, और ये अपलोड हो जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, जुडिशरी गोल्ड के टेलीग्राम चैनल पे, राइट। तो चार्ट से मेरी हेल्प ये हो जाएगी कि मुझे एसेंशियल्स याद हो जाएंगे। एसेंशियल्स के साथ ही मैं चाहूं, अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपको केसेस के नाम तो याद होंगे क्योंकि आप बेयर एक्ट में भी लिखते ही जाओगे वो, राइट। इसके बाद उसका रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब आंसर बनाओगे अपना, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, तो यहां पर आपकी हेल्प हो जाएगी, यहां पर आपका मकसद पूरा हो जाएगा कि जब मैं आंसर राइटिंग करूंगा तो फिर वहां पर मैं सारे एसेंशियल्स तो समझाने वाला हूं। मान लो थेफ्ट, थेफ्ट के सारे एसेंशियल समझाऊंगा, प्रोवाइसो समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, और केस लॉज भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आप जब यहां पर बार बार रिपीट कर रहा हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आंसर राइटिंग। ये एक बार करो, अच्छे से आंसर बना लो, कंप्लीट आंसर बना लो, राइट। और इसमें आप ध्यान रखना एक चीज, वो यही है कि आप अपने जो भी स्टेट टारगेट कर रहे हो वहां के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, राइट। प्लीज ऐसा मत करना कि मैंने आंसर्स तो बनाए हैं एमपी के हिसाब से बट देना मुझे दिल्ली है, वो काम नहीं करेगा फिर, राइट। या तो आप चाहो तो एक जनरल आंसर बना सकते हो जो हर तरह की सिचुएशन से डील कर लेगा, वो डेफिनेटली थोड़ा लेंदी बनेगा, बट वो दिल्ली का हो या यूपी का हो, हर जगह आपकी बात बन जाएगी उससे। तो आप ये भी कर सकते हो। ज्यादा फोकस करो आंसर राइटिंग पे, एंड जितना जल्दी हो सके करो। अगर आपने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अभी से आंसर राइटिंग कर दो, वेट मत करो सब्जेक्ट खत्म होने का या कोर्स कंप्लीट होने का, कि क्यों ना मेरा एक बार पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं। ये गलती मत करना, जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा पाइलअप होता जाएगा, और फिर उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो रायता फैल जाता है एक तरह से। तो प्लीज उतना आगे मत जाना, अभी स्टार्ट कर रहे हो चालू कर दो, प्रिपरेशन के बीच में हो चालू कर दो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको उसी हिसाब से पढ़ो, और मेंस की आंसर राइटिंग करते जाओ। दिस इज अ मस्ट, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हो, जब भी रिवीजन कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब आप नोट्स बनाएं और स्पेशली आंसर राइटिंग करें। अगर अभी तक आंसर राइटिंग नहीं किया तो इट इज अ मस्ट दैट यू शुड डू, एंड यू शुड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। एक तो ये बात कि लिखने की आदत बनेगी, दूसरी बात आप पेपर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फिर आप ज्यादातर जुडिशरी में दो एग्जाम होने वाले, दो पेपर होते हैं एक दिन में, 6 घंटे रिगरसली लिखना है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो ना, पहली बार एग्जाम देने वाले हो मेंस का, तो ट्रस्ट में ये जो 6 घंटा लिखना पड़ेगा ना, ये थोड़ा भारी काम है किसी के लिए भी। वैसे भी 6 घंटे लिखना और स्पीड में उस प्रेशर में लिखना डेफिनेटली डिफिकल्ट है, इसीलिए लिखने की आदत पहले से डाल लो। हैंड राइटिंग में भी हेल्प करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, अच्छी नहीं होती है, उसमें भी हेल्प करेगा। सो आई होप ये सेशन काम किया होगा। ज्यादातर फोकस मेरा यही रहता है, हमेशा मैं अपने हर स्टूडेंट को यही कहता हूं कि प्लीज आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग ही वो जरिया है जिससे
जज बन पाओगे, क्योंकि मेंस ही मेन है। चलिए, सो विद दिस आई एंड द सेशन नाउ। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू वीडियोस जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच।